अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियोथेरापिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ कलम इफ़्फ़त सहर ताहिर, एपिसोड 18। तुम इतनी देर से आ रहे हो? वह हैरान थी। 10 बज रहे थे। इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक वो ऑफिस से लौट आता था। अगर कोई मीटिंग होती तो कॉल कर देता था। तब वो 9 या 11 बजे लौटता था। मगर अभी नगीन भी परेशान हो रही थी कि नौफल ने फ़ोन नहीं किया और ना ही मोबाइल का कोई रिस्पॉन्स दे रहा है। बस यार, ज़ाले के साथ काफ़ी टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। अभी उसे ड्रॉप करके सीधा यहाँ आ रहा हूँ। वो घर वालों की परेशानी के ख्याल से अंदर की तरफ बढ़ा तो अदीना भी उसके साथ चल दी। उस रोज़ की हल्की सी झड़प के बाद से उन दोनों में उस मौजू पर मज़ीद कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी। वो पहले ही की तरह दोस्ताना अंदाज में लौट आई थी। अलबत्ता नौफल ने खुद को मोहतात ज़रूर कर लिया था। बज़ाहिर अदीना के साथ पहले जैसा राब्ता ही रखे हुए था, मगर उसके जज्बात व एहसासात के रुख का अंदाज़ा हो जाने पर अब वो कोई और रिस्क लेने पर तैयार नहीं था। कम अज़ कम अपना मोबाइल तो ऑन रखा करो, घर वालों को तो परेशानी ना उठानी पड़े, वो कह रही थी। उसने जवाब दिया, पता नहीं कैसे मोबाइल ऑफ रह गया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। पता है अम्मी कितनी परेशान हो जाती हैं, नगीन ने उसे देखते ही शिकायती अंदाज में कहा। तो वो उसे बाजू के घेरे में लेते हुए सालेहा बेगम के कमरे में चला आया। वो ऐनक लगाए मंगनी की तस्वीरें देखने में मसरूफ़ थी। ये अच्छा तरीका है परेशानी दूर करने का। उसने नगीन का मजाक उड़ाया था। बहुत बुरी बात है नौफल, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सालेहा बेगम ने उसे सरजनिश की तो उसने कान पकड़ लिए। पहले इसकी गर्लफ्रेंड जो नहीं थी ममानी जान, अभी बिगड़ रहा है, अदीना ने बशाशत से कहा। तो नौफल ने चौंक कर उसे देखा था। इसीलिए तो हम इनको संवारने वाली का बंदोबस्त कर रहे हैं, नगीन ने इत्मीनान से कहा था। एक तस्वीर उठाकर उसने नौफल की तरफ बढ़ा दी। सबा का खूबसूरत सा क्लोजअप था। होठों पर शर्मगी सी मुस्कुराहट लिए, सहर तराज आँखें, पलकों की झालर गिराए वो बहुत दिलरुबा लग रही थी। क्या ख्याल है फिर भाई? नगीन शरारत से खंखारी तो वो गड़बड़ा सा गया। सालेहा बेगम मुस्कुराहट छिपाते हुए तस्वीरें देखने लगी। नौफल ने नगीन को घूरते हुए तस्वीर वापस रख दी। सारा ब्यूटिशियन का कमाल है। अरे वाह, कितने आराम से सारा क्रेडिट ब्यूटिशियन को दे दिया। हालांकि ये सारा अल्लाह का कमाल है, नगीन ने तुनक कर कहा। तो वह बिस्तर पर बैठते हुए तस्वीरें उठाकर देखते हुए शरारत से बोला, तुम्हारा मतलब है कि कुदरती हुस्न है, यानी ये डेंटिंग पेंटिंग ऊपर से होकर आई है? बहुत गलत बात है नौफल, वाकई इतनी अच्छी तस्वीरें आई हैं सबा की। अब तुम तारीफ से काम लो तो और बात है, अदीना ने बहुत संभल कर कहते हुए नगीन की हिमायत की थी। हैरत के साथ खुशी भी हुई कि अदीना ने वक्ती जज्बातियत के बाद खुद को संभाल लिया था। चलो भाई, तुम लोग कहती हो तो मान लेता हूँ, उनका दिल रखने वाले अंदाज में कहा। तो नगीन ने बुरा मान कर उसके हाथ से तस्वीर छीन ली। पहले तो सबा के गुण गाते फिर रहे थे, अब जब इतनी आसानी से वो मिल रही है तो ऐसे कर रहे हैं। नगीन की खफगी ने उसे बहुत लुत्फ दिया था। मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ एक अदद मासी की वैकेंसी हो जाती, इसलिए सबा का नाम लेकर तुम्हारी प्रॉब्लम हल कर दी। अभी मैं सबा को बता दूँ तो आपके मिजाज ठिकाने पर आ जाएं। नगीन जी भरकर खफा हुई थी। नगीन, इनमें से मात कौन है? अदीना ने एक ग्रुप फ़ोटो उसकी तरफ बढ़ा दी और पूछने लगी। इनमें नहीं है, नगीन ने तस्वीर पर नज़र दौड़ाते हुए कहा, और फिर एक और तस्वीर उसकी तरफ बढ़ा दी जिसमें सबा के एक तरफ मोईद और दूसरी तरफ इमाद बैठा था। ये है इमाद भाई, उसने उंगली रख कर बताया था। अच्छा ये है, वो तफहीमी अंदाज में कहते तस्वीर को बगौर देखने लगी। नौफल ने उसे हैरत से देखा था। तुम क्यों पूछ रही हो? यूँ ही, दरअसल इसका वहाँ जिक्र ही इतना हो रहा था। वो संजीदगी से उसे देखते हुए बोली तो उसकी खुशनुमा आँखों में इस्तेजाब उतर आया। आपको नहीं पता भाई, इनसे तो शैतान भी पनाह मांगता है, सिवाय मोईद भाई के। सारा ग्रुप ही शैतानों का टोला है, इस कदर शौक और शरीर है सब। नगीन ने हंसते हुए इमाद की वजह बताई थी, मगर नौफल को अदीना का अंदाज़ और उसकी संजीदगी खटक रही थी। उसने नौफल को इस अंदाज से देखा था
جیسے وہ کچھ کہنے یا نہ کہنے کی کشمکش میں مبتلا ہو۔ پھر وہ باعجلت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں اب چلتی ہوں، صبح تیار رہنا شاپنگ کے لیے۔ نگین نے تصویریں لگانے کے لیے بڑی سی ویلویٹ کے کور والی البم نکالتے ہوئے اسے یاد دہانی کرائی تو ادینہ سر ہلا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں ذرا کپڑے چینج کراؤں؟ نوفل بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جلدی آئیے گا، مل کر البم سیٹ کریں گے، نگین نے آواز لگائی تھی۔ ادینہ کو اس نے کوریڈور میں روک لیا۔ کیا بات ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی، مگر دل تو بلیوں کی طرح اچھلا تھا یہ دیکھ کر کہ اس کا پھونکا ہوا چارہ نکل چکا ہے۔ کیا کہنے لگی تھی تم؟ نوفل نے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مکر گئی۔ میں بھلا کیا کہنے لگی تھی؟ کچھ بھی نہیں، شاہ نے اچکا کر کہا تو اب کی بار وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا، وہی جو تم کہتے کہتے رک گئی تھی، اتنا تو تمہیں جانتا ہی ہوں میں، مگر میں وہ سب تم سے کبھی بھی نہیں کہوں گی نوفل۔ اس نے نظریں جھکا کر آہستگی سے کہا تھا۔ مگر کیوں ادینہ؟ ایسی کیا بات ہے جو تم مجھ سے نہیں کہہ سکتی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ کیونکہ شاید اب میں تمہارے لیے اتنی قابل اعتراض نہیں رہی جتنی کہ پہلے تھی، اس نے کہا تو نوفل نے جیسے اس کی بے وقوفی پر اسے ڈانٹ دیا۔ او شٹ اپ ادینہ، ہم دونوں اب بھی بہت اچھے دوست ہیں اور آئندہ زندگی میں بھی ایسے ہی رہیں گے۔ بولو کیا بات ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے آغاز کیا تھا۔ اصل بات تو مجھے معلوم نہیں، مگر وہاں صبا کی پھوپھو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے صبا کا رشتہ اپنے عماد کے لیے مانگ رکھا تھا، اور یہ کہ صبا تم سے شادی کرنے پر کسی صورت بھی راضی نہیں تھی۔ اس قدر غیر متوقع انکشاف نوفل کے سر پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ اس کو لگا جیسے ذہن کو سمجھنے میں ناقابل ہو۔ اس نے بے یقینی سے ادینہ کی طرف دیکھا جو اپنے چہرے پر بڑی کامیابی سے سادگی کا لبادہ اوڑھے بہت ہمدردانہ انداز میں کہہ رہی تھی، میرا تمہیں بتانے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مجھے پتا ہے کہ تم خود سے متعلق ہر شے سے کس قدر جذباتی ہو، مگر یہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ میں تمہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی نوفل۔ شادی نہ صحیح، ہم اچھے دوست تو ہیں نا؟ اس نے اپنے لہجے میں رکت پیدا کرنے کی بڑی کامیابی کی تھی۔ ادھر وہ دھماکوں کی سط میں تھا، دل و دماغ یقین و بے یقینی کے ہنڈولے میں جھول رہے تھے۔ اگر وہ راضی نہیں تھی تو پھر یہ رشتہ کیسے ہو گیا؟ یہ سب انس کی وجہ سے ہوا ہے، نگین نے اسے کہا، اور اس نے گھر والوں کو مجبور کیا، اس پرپوزل پر منظور کر لیا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے اپنے ایک ایک پیادے کو آگے لا رہی تھی، پھر ہمدردانہ لہجے میں بولی، لیکن یہ سب پتہ چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کوئی انتہائی قدم اٹھا لو۔ میں تو یہ سب اس لیے تمہارے علم میں لانا چاہتی تھی تاکہ کل کو کسی اور کے منہ سے یہ سب سن کر تمہیں شوق نہ لگے۔ میں تو خود بے یقینی اور تعصب کی زد میں ہوں۔ اس کی گفتگو کے دوران نوفل کا چہرہ لہجہ بلہجہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بھیجے ہوئے جبڑے اس کے ضبط و برداشت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ادینہ نے دونوں ہاتھ چھاڑے تھے۔ یہ کام تو ہوا، اب میں دیکھتی ہوں نوفل احمد کہ تم خوشیوں کی برسات میں کیسے نہاتے ہو۔ ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ لیے وہ گنگناتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ السلام علیکم، بہت بے تکلفانہ اور پرجوش سے انداز پر کاؤنٹر پر پیمنٹ کرتا عماد ایک دم چونکا تھا۔ اس خوش لباس اور جاذب نظر لڑکی کو پہچاننے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ وہ ادینہ تھی، نوفل اور نگین کی کزن۔ اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے اس کے سلام کا خوش دلی سے جواب دیتا وہ کاؤنٹر سے پلٹا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ والیٹ کو پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ وہ جس بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہی تھی وہ عماد کے لیے باعث استجاب نہیں تھا، حالانکہ وہ جس ماحول میں ایک عمر گزار کر آیا تھا وہاں لڑکے لڑکی کی دوستی کو بہت عام انداز میں لیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عماد کے حلقہ احباب میں لڑکیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، مگر یہاں وہ صبا اور انس کے ناطے قدر محتاط ہوا تھا۔ بس جی شکر ہے خدا کا۔ آپ اکیلی ہیں کیا؟ اپنی الجھن کو اندر دباتے ہوئے عماد نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ بالکل،
नगीन को कहा था साथ आने को, मगर उसके लिए तो इस गर्मी में बाहर निकलना एक इम्तिहान होता है। यूँ भी वो इन दिनों सनलाइट को अवॉइड कर रही है, और चूँकि बहुत ज़रूरी शॉपिंग थी इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा। उसने बेतकल्लुफ़ी से बताया तो वो मुस्कुरा दिया। चले, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। आप तो मंगनी वाले रोज़ के बाद से कभी दिखाई ही नहीं दिए। उस रोज़ दावत में भी नहीं थे। उसने जैसे सारा हिसाब रखा हुआ था। फुर्सत में खड़ी बेतकल्लुफ़ी से बोलती वो इमाद की कोई पुरानी शनासा लग रही थी। उसके पुरअतमाद अंदाज़ को इमाद ने तौसीफ़ी अंदाज़ में देखा था। एक्चुअली मैं उस रोज़ में आउट ऑफ सिटी था, बस इसीलिए आ नहीं पाया, और दोबारा दिखाई न देने की वजह यह है कि अभी ज़्यादा आने जाने वाली रिश्तेदारी नहीं है। जब अन्नस और सबा की शादी हो जाएगी तब तो ज़रूर आना जाना रहेगा। इमाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वो बालों की लट कान के पीछे अड़सते हुए बड़े अंदाज से बोली, मगर आप अब भी आएंगे तो हम आपको गेट से नहीं लौटाएंगे। ओके भाई, अब तो सोचना ही पड़ेगा। वो हंस दिया था। वो तो यूँ भी खुश मिजाज सा बनता था। अदीना की बेतकल्लुफ़ी और खुशगुफ्तारी ने मूड पर अच्छा असर डाला था। सिर्फ सोचिएगा मत, अमल भी कीजिएगा, वो बरजस्ता बोली थी। इमाद मुस्कुरा दिया। ओके, अच्छा लगा आपसे मिलके, अब मैं चलती हूँ। उसने इजाज़त चाही तो वो देखने लगा। गाड़ी में आई है क्या? नहीं, टैक्सी में, अदीना ने बताया था। कदर तवक्कुफ़ के बाद वो बोला, अगर आप माइंड नहीं करें तो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँ? अरे नहीं, आप कहाँ इतनी ज़हमत करेंगे। उसने शॉपिंग बैग्स को दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए थकन का इजहार भी कर दिया और नरमी से उसे मना भी कर दिया। कमाल है, इसमें ज़हमत की क्या बात है, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी लिफ्ट कबूल करेंगी। इमाद ने मुस्कुराकर कहते हुए शॉपिंग बैग्स लेने को हाथ बढ़ाया तो अदीना ने मुस्कुराहट दबाते हुए दोनों शॉपिंग बैग्स उसे थमा दिए। उफ़, किस कदर गर्मी है ना। गाड़ी में बैठते ही अदीना ने तबसरा किया तो इमाद ने बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। वाकई इस बार तो रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है, वो बोला था। शुक्र है कि शादी की तारीख अगस्त की रखी गई है, कम अज़ कम बारिशों की वजह से ही थोड़ी सी तब्दीली हो जाएगी। अदीना ने मुस्कुराकर कहा था। जी नहीं, गर्मी से ज़्यादा बारिश का मौसम मुश्किल होता है। हब्स और घुटन लिए हुए उसने अपनी राय दी थी। आप गाड़ी में पीने के लिए पानी नहीं रखते? विंड स्क्रीन के पार से आइसक्रीम का नियॉन साइन देखते ही वो इमाद की तरफ मुतवज्जो हुई थी। नहीं, सॉरी, क्या आपको प्यास लगी है? वो माज़रत ख़्वाहाना अंदाज में पूछ रहा था। लगी तो है, मगर खैर अब क्या हो सकता है, घर नज़दीक ही है, घर जाके पी लूँगी, उसने बेपरवाही से कहा तो उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक आइसक्रीम पार्लर के सामने इमाद का पाँव ब्रेक पे पड़ा था। घर जाके तो खा पी ही लेंगे, पहले मुझे तो मेज़बानी का मौका दीजिए। वो इंजन ऑफ करते हुए मुस्कुराया था। आए, आपको बहुत अच्छी सी आइसक्रीम खिलाता हूँ। उसका अंदाज़ बहुत सादा और अच्छी मेज़बानी के उसूल पूरे करने वाला था। अदीना का दिल यही चाहता है, वो क़यामत तक नहीं सोच सकता था। गाड़ी से निकलते ही जुलाई की कड़कती धूप और शदीद गर्मी ने उन पर हमला किया था। इमाद के पीछे वो अंदर चली आई। आपके खलूस की तो मैं मुआतरिफ ही हो रही थी, मगर आपकी मेज़बानी भी मुझे हमेशा याद रहेगी। कोल्ड ड्रिंक के बाद अपनी पसंदीदा मिक्स फ्लेवर आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए उसने बड़ी होशियारी से अपनी चाल का आगाज़ कर दिया था। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि आपने मेरी मेज़बानी कबूल कर ली, इमाद ने कहा। आप इस कदर बेअतबार शख्सियत तो नहीं है मेरे लिए। उसने अपनी भवों को दिलकश अंदाज में हरकत देते हुए मुस्कुरा कर कहा तो इमाद उसके एतमाद का मुआतरिफ होने लगा। आइसक्रीम कप में चम्मच घुमाते हुए अदीना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इमाद को देखा और शरारत से बोली, क्या हम कुछ ज़्यादा ही तकल्लुफ़ में नहीं पड़ रहे? अगर आप इस तकल्लुफ़ को ख़त्म करना चाहती हैं तो एक आइसक्रीम और हो जाए। इमाद ने भी उसी के अंदाज में ऑफ़र की थी। ओह श्योर, वाई नॉट, अदीना ने ज़रा भर भी तामिल किए बगैर कहा तो वह मुस्कुरा दिया था। अदीना का खेल बहुत एहतियात था, मगर कामयाबी के साथ शुरू हो चुका था। ख्वाब टूट जाते हैं, भीड़ में समाने की हाथ छूट जाते हैं, दोस्त और लहज़ों में सिलवटी सी पड़ती हैं, एक ज़रा सी रंजिश से
शक की सर्द टहनी पर फूल बदगुमानी के इस तरह से खिलते हैं, ज़िंदगी से प्यारे भी अजनबी से लगते हैं। सबा वो पहली लड़की थी जो जाने क्यों पहले ही निगाह में उसकी तवज्जो समेट कर ले गई थी, जिसे उसके दिल ने बेइख्तियार सराहा था और उसकी सादगी और मासूमियत की गवाही दी थी। उसे अपनी निगाह की परख पर बहुत एतबार था। उसके ख़्याल में सबा से बेहतरीन लड़की शायद ही उसे मिल सकती थी, और अब जबकि उसके साथ एक बहुत नाजुक सा ख़यालात और एहसासात का रिश्ता जुड़ चुका था, तो उसे सोचना और ख्वाबों में उसके संग दूर तक निकल जाना बहुत अच्छा लगने लगा था। फितरी तौर पर वो उसी से मुतालिक बहुत जज्बाती हो चुका था। यही वजह थी कि अदीना के इंकशाफ ने उसे शौक़ में मुब्तला कर दिया था। तमाम रात वो बेहद मुस्तरब रहा था। फ़ैसला करना आसान काम तो नहीं था, बहुत एहतियात के साथ हल किए जाने वाला मसला था। अपने दिल की बारी तो बाद में आती थी। सबसे पहले नगीन का मसला था। नॉवल की ज़रा सी जल्दबाजी उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती थी। दिलो दिमाग शदीद बेचैनी और अस्तराब की जद में थी। अदीना की बातें उसके जहन से चिमट कर रह गई थी। यही वजह थी कि अगले रोज़ उसने सीधे स्वभाव नगीन से बात कर ली थी। ये क्या कह रहे हैं आप? उसे हैरत ने आ घेरा था। जिसने भी किया हो, तुम सिर्फ ये मालूम करो कि सबा के इस रिश्ते में मर्जी शामिल थी या नहीं। वो बेहद संजीदा था, लेकिन खौफजदा सी हो गई। वो बेहद खुश थी उस रोज़। वो लोग इतने बैकवर्ड तो नहीं है कि सबा से पूछे बगैर हाँ कर दें। निकी प्लीज़, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। वो बहुत सख्त से कह रहा था। आपसे कहा किसने है? नगीन को परेशानी ने घेर लिया था। भाई की तसल्लुत पसंदाना तबीयत से मकफी नहीं थी। वो अपनी चीज़ को सिर्फ अपनी ही मलकियत में देखना पसंद करता था। वही फंक्शन वाले रोज़ कोई बात कर रहा था। नॉवल का अंदाज़ सरासर टालने वाला था। बकवास है सब, झूठी गप है। ऐसे मौक़ों पर औरतें यूं ही इधर उधर के रिश्तों की जोड़ तोड़ में लगी रहती हैं, वरना मरियम पुप्पो ने रिश्ता मांगा होता तो वो लोग क्यों इनकार करते? नगीन की दलील काफ़ी मजबूत थी, मगर वो किसी भी किस्म का शुबा नहीं रखना चाहता था। फिर भी तुम एक मरतबा कंफर्म कर लो, उसने अटल अंदाज में कहा तो वो रुहासी होने लगी। अच्छी लगूंगी ना मैं उन लोगों से अब ऐसी बात पूछते हुए? हद होती है बेएतबारी की भी। उसकी परेशानी और आंखों की नमी नॉवल को मुतासिर कर गई। ओके स्टूपिड, मैं तो यूं ही पूछने को कह रहा था। फ़ौरन उसे बाजू के घेरे में ले लिया और कहा, देखो लड़कियों के साथ ऐसे मामलात में ज़बरदस्ती करना कहाँ का इंसाफ है। इसलिए मेरे ख़्याल में आया कि सबा की मर्ज़ी भी पूछ लेनी चाहिए थी। वो उसे बहला रहा था। उन लोगों ने ज़रूर पूछा होगा, वरना कभी वो रिश्ता कबूल न करते। नगीन ने यकीन से कहा तो उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया, और नौफिल ने चाहे नगीन को कितना भी मुतमईन करने की कोशिश क्यों न की हो, उसकी तसल्ली नहीं हुई थी। यही वजह थी कि रात को अनस ने फ़ोन किया तो चंद एक बातों के बाद बहुत सरसरी अंदाज में उसने ये बात भी छेड़ दी। हाँ, मरियम पुप्पो की ख्वाहिश तो थी, मगर उन्होंने प्रॉपर वे में प्रपोज़ल नहीं दिया था। मगर तुम्हें किसने बताया? वो आम से अंदाज में पूछ रहा था। जिसने भी बताया हो, आपने तो नहीं बताया ना? नगीन के चेताने वाले अंदाज पर वो हंसने लगा। फिर उसने कहा, एक्चुअली मुझे खुद भी इमाद के मुकाबले में नॉवल का पलड़ा भारी लगा था। इमाद बहुत लाबाली सा है, जिसके लिए ज़िंदगी सिर्फ खाओ खेलो और एंजॉय करो का नाम है, जबकि सबा की संजीदा तबीयत के लिए नॉवल जैसा मैच्योर माइंडेड पर्सन ही होना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि इमाद में खुदा न ख्वास्ता कोई बुराई है। वो मुझे बिल्कुल अपने सगे भाइयों की तरह अजीज़ है, मगर सबा के लिए मुझे हर लिहाज से नॉवल ही बेस्ट लगता है। आप लोगों ने सबा से तो पूछा था ना? उसके झिझके हुए अंदाज से वो उसका मतलब पा गया था। कम ऑन निकी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इतने कंजर्वेटिव नहीं हैं कि किसी के जज्बात के मलबे पर अपनी ख्वाहिशात का महल तामीर कर लें। सबा को फ़कत क्रॉस मैरिज के मसले पर एतराज़ था, एंड दैट्स ऑल। ये रिश्ता 100% उसकी मर्ज़ी से हुआ है। अनस का पुरयकीन लहजा उसे बिल्कुल हल्का फुल्का कर गया। शुक्र है खुदा का। उसकी तमानियत से पुरगहरी सांस अनस को टिटका गई। इज़ एनीथिंग रॉन्ग हेयर? ओह नो। वो बेसरात समझी थी।
नॉट एट ऑल, यूँ ही मैंने सोचा कहीं मेरी वजह से तो कोई तकलीफ़ ना पहुंची हो। इतने धड़ल्ले से तो मैंने सबा का रिश्ता मांग लिया था और मैंने तुम्हारी मांग कितनी आसानी से पूरी कर दी। इससे भला क्या साबित होता है? वो पूछ रहा था। नगीन ने कहा, क्या? यही कि मैं मुस्तकबिल करीब में एक बहुत अच्छा शौहर साबित होऊंगा। उसका लहजा शरारती था। नगीन चीख गई। आपको तो बस पटरी से उतरने का मौका मिलना चाहिए। उसके शर्मीले से एहतजाज से वो बहुत महसूस हुआ था। भाई मैं तो बस ऐसा ही हूँ, मगर मुझे ऐसों को ठीक करना बहुत अच्छी तरह आता है। वो हंसी दबा कर बोली तो वो जैसे उसके इस अदा पर कुर्बान ही हो गया। तो फिर जल्दी से आओ ना। उसका बेकरार लहजा नगीन की धड़कनें थमाने लगा। जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वो बहुत संभल कर कतराते हुए अंदाज में बोली तो अनस ने यहाँ भर कर कहा, एक तुम हो कि मेरी कोई परवाह ही नहीं करती और एक हम हैं कि आप क्या करते हैं। वो उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली तो लहजा भर के तवक्कुफ़ के बाद रिसीवर में से गूंजने वाला उसका धीमा मगर जज्ब से भरपूर लहजा उसकी रगों में सियाल बनकर दौड़ने लगा। कोई मौसम हो वसल व हिजर का, हम याद रखते हैं तेरी बातों से इस दिल को बहुत आबाद रखते हैं। कभी दिल के सफ़ों पर तुझे तस्वीर करते हैं, कभी पलकों की छाँव में तुझे जंजीर करते हैं, कभी ख्वाबीदा शामों में, कभी बारिश की रातों में। कोई मौसम हो वसल व हिजर का, हम याद रखते हैं तेरी बातों से इस दिल को बहुत आबाद रखते हैं। तुमने कभी ऐसा किया है? वो बोझल से लहजे में पूछता। उसकी धड़कनें उथल पुथल कर गया था। जी नहीं, मेरा दिमाग अभी ख़राब नहीं हुआ। वो तेज़ी से संभली थी। हाँ जी, ये इश्क व आशिकी तो हम सरफिरोही का काम है। तुम दिमाग वालों को इससे क्या मतलब? उसके मायूस कुन अंदाज पर नगीन को हंसी आ गई। आपको इस इश्क व आशिकी के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं? आता तो बहुत कुछ है, मगर वो क्या है कि इश्क कोई कमाल हासिल है, वक्त बे वक्त अच्छा लगता है। उसके अंदाज पर वो हंसती चली गई। पता है निकी, तुम्हारी हंसी तुम्हारी बातों से ज़्यादा खूबसूरत है। वो दफ्तन बोला तो नगीन छिपी जैसे वो उसके मुकाबिल मौजूद हो। आपको तो बस बातें ही बनाना आता है, उसने फहमाइशी अंदाज में कहा, मगर वो बदसतूर शरारत के मूड में था। ज़माइने अंदाज में बोला, अरे हम तो जाने बंदे को कैसे क्या बना देते हैं। तुम एक बार दस्तयाब तो हो जाओ। अब मैं फ़ोन बंद करने लगी हूँ। मौसम की गर्मी से आपका दिमाग सख्त मुतासिर हो रहा है। जाकर शार ले लें। उसकी रंगत तमतमा उठी थी। अनस ने बेख्तियार कहकहा लगाया तो उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उफ! उसने दोनों हाथ चेहरे पर रखे तो अनस की बातें याद करके उसे एक बार फिर हंसी आ गई। वो उसी वक्त उठकर नौफल के कमरे में गई थी, जो उस वक्त सोने की तैयारी में था। आपको खुश होना चाहिए कि उन लोगों ने आपको इमाद भाई पर तरजीह दी है, हालांकि उनमें कोई कमी नहीं है। नगीन ने उसे सारी बात बताने के बाद कहा तो हंस दिया। तुम तो बिल्कुल पागल हो निकी, ये भी कोई कंफर्म करने वाली बात थी? मैं तो भूल भी चुका। नगीन ने बेयकीनी से उसे देखा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। थैंक गॉड, वरना आप ऐसी बातों का पीछा कम ही छोड़ते हैं। नगीन ने तमानियत भरी सांस लेते हुए मुस्कुराकर कहा और उसके कमरे से निकल गई। नौफल के चेहरे पर अब मुस्कुराहट के बजाय पुरसोच सा तासुर था। ओके जी, तो हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और आपको अब तक कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अदीना, आपको कुछ अदीना लालची सी नहीं लगी? मतलब किसी से भी ऐसे लिफ्ट ले लेना और आइसक्रीम के भी बोलना, और फिर गर्मी नहीं हो रही, ये कोई बात ही करने की। खैर चलें। और उसने मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया। उसने सबा को अलग परेशान किया, सबा को अलग बात बोली और नौफल को अलग बोली, और मुझे लगता है वो इस तरह मिसकम्युनिकेशन शुरू कर देगी और फिर उन दोनों के बीच प्रॉब्लम्स करेगी। मुझे लगता है उन दोनों को उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। मतलब अगर वो दोनों आपस में बात करें और फिर शायद ये सॉल्व हो जाए और इस तरीके से ना हो। बट उसके एविल प्लान्स, कितनी गलत बात है। आप अपनी लाइफ पे फोकस करो ना, किसी और की लाइफ में क्यों बर्बादी करनी, कितनी गलत बात है। खैर चले देखते हैं आगे क्या होता है। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इंस्टा अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। और अब हम आपसे कल मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा और आगे सुनते रहिएगा कि आगे क्या होगा।
اور آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے کیا ہوگا؟ ویسے آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ادینہ کیا کرے گی آگے؟ چلے تو ہم آپ سے کل ملیں گے. خدا حافظ.